हेलो स्टूडेंट्स, ये Vue.js का चैप्टर 15 है। चैप्टर 13 में आपने XUS की सहायता से गेट रिक्वेस्ट करना सीखा था। फिर चैप्टर 14 में आपने ट्राई और कैच ब्लॉक की सहायता से HTTP रिक्वेस्ट करने के दौरान जो एरर आएगा उसे हैंडल करना आपने सीखा। इस चैप्टर में हम पोस्ट रिक्वेस्ट करना सीखेंगे। इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद जब हम क्रिएट करेंगे तो जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट के रूप में डेटा जाएगा हमारे API के पास, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम पोस्ट को डिस्प्ले करेंगे। और डिस्प्ले करने के दौरान आप जो एनिमेशन देख रहे हो, इस प्रकार का कई सारे एनिमेशंस इंक्लूड करना आप इस वीडियो में सीखोगे। इनफैक्ट डिलीट रिक्वेस्ट करना भी आप इसी वीडियो में सीखोगे। ये यूजर इंटरफेस मैंने बूटस्ट्रैप की सहायता से बनाया, इसीलिए ये वीडियो तब आपको समझ में आएगा जब आपको बूटस्ट्रैप आती होंगी। वीडियो लाइक कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हो आप इस वीडियो में। कुछ पूछना चाहते, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर कीजिए। लगभग सारे कमेंट का रिप्लाई होता ही है। आप कोई क्वेश्चन पूछोगे तो 100% उसका जवाब आपको मिलेगा। अब तक वेब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आपने विजिट नहीं किया, अभी विजिट कीजिए। बड़ा ही पॉपुलर क्लास चलता है वेब इंस्टीट्यूशन का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कौन सा लैंग्वेज आपको पढ़ना है, सारा लैंग्वेज इस कोर्स के अंदर मौजूद है। एक बार सिलेबस जरूर देखिए। आप इतने बड़े कोर्स को ईजिली मंथली फी में कर सकते हो। बेहतर जानकारी के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए। कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्सेज वाले सेक्शन में जाइए। एंगुलर, रिएक्ट, नोड.js, PHP, लारावेल, वेब डेवलपमेंट और फ्यूचर में यहाँ पे और भी कई सारे कोर्सेज ऐड होंगे, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा वेबसाइट पे। पहले बेसिक रूप से पोस्ट रिक्वेस्ट कीजिए, उसके बाद हम यूजर इंटरफेस बनाकर पोस्ट रिक्वेस्ट को करेंगे। देखिए, मैंने एक बटन क्रिएट किया। बटन के बीच में आप इस तरह से राइट कर दो पोस्ट। जब इस बटन पे क्लिक होगा तो हमारे द्वारा बनाया गया पोस्ट नाम का फंक्शन कॉल होगा। अब इस फंक्शन का डेफिनेशन कीजिए। यहाँ पे मेथड्स नाम के प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कीजिए और इसके अंदर पोस्ट फंक्शन को ऐसे बनाइए। टेस्टिंग पर्पस के लिए डिफाइन कर दीजिए अलर्ट। देखिए, रन करने पे पोस्ट बटन दिखा, क्लिक करेंगे तो अलर्ट एग्जीक्यूट किया। तो HTTP रिक्वेस्ट करने की कोडिंग इसी के अंदर करेंगे। हमने XUS लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए, ज़रा उसे इंपोर्ट कर लीजिए। ऐसे राइट कीजिएगा इंपोर्ट XUS फ्रॉम XUS। अलर्ट को यहाँ से रिमूव कर दीजिए। पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए XUS को फंक्शन के रूप में कॉल करेंगे। जेसन को डिफाइन कर दीजिए। इसके अंदर मेथड नाम का प्रॉपर्टी देंगे और इसका वैल्यू सेट कर दीजिए पोस्ट। फिर URL के वैल्यू में जिस API से आप पोस्ट रिक्वेस्ट करना चाहते हो वो डिफाइन करेंगे। और पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि API सर्वर के अंदर नया डेटा क्रिएट करे। तो जो डेटा आपको सर्वर के अंदर क्रिएट करना है उसे भेजने का काम हम डेटा प्रॉपर्टी की सहायता से करेंगे। हमारे पास कोई API होना चाहिए तो जेसन प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। सर्च कर लीजिए जेसन प्लेस होल्डर और इसकी वेबसाइट पे आ जाइएगा। ये देख रहे हैं ऊपर में URL, इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कीजिए। लास्ट में ऐसे राइट कर दीजिएगा पोस्ट, S लगा दीजिएगा इसमें। तो इस API से पोस्ट रिक्वेस्ट होगा और इस API का पोस्ट रिक्वेस्ट करते वक्त आपको टाइटल भेजना है। टाइटल के बाद आपको बॉडी भेजना है और बॉडी के बाद आपको यूजर ID इसे भेजना है। तो ये आपको API बताता है कि आपको API के पास आखिर भेजना क्या है। जो भी बैकएंड डेवलपर आपको API बना कर देंगे वही बताएंगे आपको कि आपको डेटा की सहायता से क्या क्या भेजना है। अब यहाँ से मैं टाइटल, बॉडी, यूजर ID अपनी मर्जी से नहीं भेज रहा हूँ। क्या भेजना है उसकी जानकारी मुझे इसी वेबसाइट से मिली। ये देखिए, इस वेबसाइट पे API का रिक्वेस्ट करते वक्त बॉडी के अंदर के डेटा भेजा गया। आप टाइटल जो भेजना चाहते हो इस तरह से भेजो। मैंने राइट कर दिया माई फर्स्ट ब्लॉग। बॉडी यानी कि क्या पोस्ट आप करना चाहते हो वो डिफाइन कर दीजिए। मैंने राइट कर दिया विजिट ऑन webinstitute.com फॉर ऑनलाइन कोडिंग क्लासेज। यहाँ पे यूजर ID नंबर के फॉर्म में डिफाइन कीजिएगा अपनी मर्जी से। मैंने राइट कर दिया 12। तो इस API का रिक्वेस्ट होगा और इसके पास ये तीनों डेटा जाएगा। ये API क्या रिस्पॉन्स देगा उसे प्राप्त करने के लिए XUS के ठीक पहले await कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पे कांस्टेंट प्रिपेयर कर लीजिए रिस्पॉन्स के नाम से। अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा API की सहायता से वो किस में आ जाएगा, इसमें आप कंसोल करके चेक कर लो इसे। अगर आप अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ नहीं करोगे तो रिस्पॉन्स आने से पहले ही ये प्रिंट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जब इसमें डेटा आ जाए API से तब प्रिंट हो। तो इसके लिए XUS के ठीक पहले अवेट कीवर्ड देंगे। जिस फंक्शन में आप अवेट कीवर्ड देते हो उस फंक्शन के डेफिनेशन के पहले ऑसिंग कीवर्ड लगाना कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो एरर आएगा।
तो डायरेक्ट रेस्पॉन्स आपको डेटा नहीं देगा, रेस्पॉन्स के अंदर से आप डेटा प्रॉपर्टी रीड करोगे तब आपको एग्जैक्टली डेटा मिलेगा। टेस्टिंग कीजिए, मैंने बेस को रिलोड कर दिया, पोस्ट पे क्लिक करेंगे और कंसोल में जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गया, इसका मतलब जेसन प्लेस होल्डर की सर्वर पे ये डेटा क्रिएट हो गया होगा जो हमने यहाँ से भेजा। तो आप ऐसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट को करोगे। अब यूजर इंटरफेस को हैंडल करेंगे और जो डेटा यहाँ कंसोल में दिख रहा है आपको उसे पोस्ट के रूप में बगल में एनिमेशन के शब्दों में प्रेजेंट कर देंगे। बूटस्ट्रैप की सहायता से यूजर इंटरफेस हैंडल करना है, इसलिए बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कीजिए। ऐसे राइट कीजिएगा npm install -save बूटस्ट्रैप, एंटर प्रेस कीजिए। ऐसा करने से बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वापस कंपाइल कर लीजिए npm run serverite करके। इसी पेज में यूजर इंटरफेस बनाना है, बूटस्ट्रैप की सहायता से इंपोर्ट कर लीजिए। ज़रा ऐसे राइट कीजिएगा import bootstrap/dist/css/ bootstrap.min.css। तो ये पाथ मैंने कहाँ से दिया थोड़ा वो समझ लीजिए। जब आप इंस्टॉल करोगे कुछ भी npm से तो वो नोड मॉड्यूल के अंदर जाएगा और इसी नोड मॉड्यूल के अंदर ये देखिए बूटस्ट्रैप है, तो मैंने बूटस्ट्रैप एक्सेस किया। इसके अंदर डिस्ट है, डिस्ट के अंदर css और इसी css के अंदर है bootstrap.min.css। तो वहीं से देखकर मैंने यहाँ पे लिंक किया। अब आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर पाओगे इस पेज में। यहाँ पे स्पेलिंग गलत था बूटस्ट्रैप का, सही कर लीजिएगा। टेस्टिंग करने के लिए बटन में क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे राइट कीजिएगा btn-danger। अगर ये रेड हो गया तो बूटस्ट्रैप काम कर रहा है आपके पेज में। और रिमूव कीजिए इसे, यूजर इंटरफेस को हैंडल करेंगे। एक डेवलपमेंट क्रिएट कीजिए, क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिए bg-light। इस कंटेनर का हाइट 100% रखिएगा। तो min-vh-100 यानी कि मिनिमम वर्टिकल हाइट 100 vh। कंटेनर फ्लूड का भी इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि इसके अंदर हमें रो और कॉलम देना है, तो ये कंपलसरी है। अगर आप ये नहीं दोगे तो स्क्रॉल बार आ जाएगा, रो और कॉलम आप क्रिएट करोगे तो। देखिए यहाँ पे लाइट कलर आया। वैसे टेस्ट करने के लिए यहाँ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं bg डार्क, तो ये डार्क हो जाएगा। तो पूरे पेज में डार्क आपको इसलिए दिखा क्योंकि पेज का हाइट वर्टिकल हाइट 100 vh सेट किया गया। ओके, आप इसे लाइट ही कर दो। अब इसके अंदर रो क्रिएट कीजिए, डेवलपमेंट को शुरू करके बंद करेंगे, क्लास का वैल्यू सेट कर देंगे रो। इसके अंदर 2 कॉलम क्रिएट करना है। पहला जो कॉलम होगा उसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा col-md-3 bg-dark, ये कलर दे दीजिए। इसका भी हाइट 100 vh रखिएगा, इसीलिए ऐसे राइट कीजिए min-vh-100, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए। इसमें कोई बैकग्राउंड कलर या हाइट वगैरह नहीं देंगे। col-md का वैल्यू यहाँ सेट कर दीजिए 9, क्योंकि 3 यहाँ यूज हो गया तो 12 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 9, तो यहाँ पे लास्टली 9 डिफाइन कर देंगे। अब ये जो col-md3 है इसमें मुझे फॉर्म क्रिएट करना है, यानी कि फॉर्म को बनाना है। आप h4 का इस्तेमाल करो। ऐसे यहाँ राइट कर दीजिए Vue.js पोस्ट रिक्वेस्ट। h4 के ठीक बाद फॉर्म टैग को शुरू करके हम ऐसे बंद करेंगे। फॉर्म टैग के अंदर इनपुट एलिमेंट को शुरू कीजिए। टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिए नंबर, ताकि नंबर के फॉर्म में डेटा टाइप हो सके। आप इसमें प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मैंने डिफाइन कर दिया यूजर आईडी, मतलब यहाँ पे यूजर आईडी राइट करना है आपको। क्लास का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए form-control। ऐसा करने से ये डेकोरेट हो जाएगा। फिर mb-3 ये क्लास वैल्यू इसमें ऐड कर दीजिएगा। रन करने पे कुछ ऐसा दिखा। ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि टेक्स्ट का भी कलर डार्क है आपका। तो h4 में क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा text-void, तो आपको ये टेक्स्ट दिख जाएगा। पैडिंग पास कर दीजिए डब्बे में, तो जिसमें vh100 आपने दिया उसी में आप ऐसे राइट कर दो p-4। तो ऐसा करने से पैडिंग 4 लागू हो जाएगा। इसके नीचे स्पेस चाहिए, तो जो h4 है इसमें पास कर दीजिए mb-4, ताकि h4 के नीचे स्पेस आ जाए। अब अगला इनपुट फील्ड बनाइए। इसी इनपुट फील्ड को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिए टेक्स्ट। प्लेस होल्डर में आप ऐसे राइट कर दो टाइटल। इसके ठीक बाद टेक्स्ट एरिया को शुरू करके आप इस तरह से बंद करेंगे। प्लेस होल्डर का टेक्स्ट एरिया में भी इस्तेमाल कीजिएगा और ऐसे राइट कर दीजिएगा पोस्ट। क्लास का इस्तेमाल कीजिए, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए form-control
और MB-3 सेट कर दीजिए ताकि इसके नीचे गैप आ जाए। अब एक सबमिट बटन क्रिएट कीजिए। तो सबमिट बटन के लिए बटन टैग शुरू करके बंद करेंगे। इसके अंदर कैपिटल लेटर में राइट कर दीजिए क्रिएट। थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए बटन को, क्लास का वैल्यू BTN, उसके बाद डिफाइन कर दीजिएगा BTN-सक्सेस। ये सबमिट की तरह बिहेव करे, इसीलिए टाइप का वैल्यू सेट कर दीजिए सबमिट। देखिए डिज़ाइन हो गया। अब जो डेटा फिलअप किया जाएगा उसे प्राप्त करेंगे फॉर्म सबमिट होते ही। तो ये रहा फॉर्म। सबमिट इवेंट को आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दो, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए पोस्ट। तो जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा पोस्ट वाला फंक्शन कॉल होगा आपका, यानी कि ये वाला फंक्शन। इसके अंदर का जो कोड है इसे आप रिमूव कर दो यहाँ से। फॉर्म सबमिट होते हैं उसे आगे बढ़ने से रोकेंगे, इवेंट को रिसीव करेंगे और प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को डिफाइन कर देंगे। सेव करके रन कीजिए। एक्सयूएस का एरर आया क्योंकि हमने इंपोर्ट किया लेकिन अब तक हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमें थोड़ी देर बाद इस्तेमाल करना है, इसलिए अभी फ़िलहाल कमेंट कर दीजिए ताकि हम इसका टेस्टिंग कर सके। देखिए क्रिएट करने के बाद सबमिट नहीं हो रहा है फॉर्म, तो सबमिट होने से रोकना था, इसीलिए हमने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को डिफ़ाइन किया। अब इस फॉर्म के तीनों इनपुट फील्ड के डेटा को अलग अलग प्राप्त कीजिए। तो यहाँ देखिए मेथड के ठीक ऊपर मैंने डेटा फंक्शन बनाया। इसके अंदर रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल कीजिए और जेसन को रिटर्न कर दीजिए। इसके अंदर यूज़र आईडी के नाम से मैंने एक प्रॉपर्टी बनाया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दीजिए एम्प्टी। फिर इसके बाद टाइटल के नाम से प्रॉपर्टी बनाइए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी। और फिर इसके बाद बॉडी के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाइए, इसका भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एम्प्टी कर दीजिए। अब जैसे जैसे टाइप होगा वैसे वैसे इसमें डेटा अपडेट होना चाहिए। तो इनपुट फील्ड में आ जाइए, V- मॉडल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पास कर देंगे यूज़र आईडी। तो जो टाइप करेंगे इस इनपुट फील्ड में वो यूज़र आईडी में जाएगा। फिर यहाँ डिफाइन कर दीजिए टाइटल, जो भी इसमें राइट करेंगे वो टाइटल में जाएगा। और टेक्स्ट एरिया में डिफाइन कर दीजिए बॉडी, तो टेक्स्ट एरिया में जो भी टाइप करेंगे वो बॉडी में जाएगा। इसकी टेस्टिंग करने के लिए यहाँ जी पोस्ट फंक्शन के अंदर console.log का इस्तेमाल करेंगे। पहले यूज़र आईडी को प्रिंट कीजिए, मतलब इस यूज़र आईडी को। तो दिस की सहायता से एक्सेस होगा फंक्शन के अंदर हो। तो पहले मैंने यूज़र आईडी प्रिंट किया, फिर इसके बाद मैं टाइटल प्रिंट कर लेता हूँ और टाइटल प्रिंट करने के ठीक बाद मैं बॉडी को प्रिंट करता हूँ। यहाँ देखिए डेटा जो मैंने बनाया इसको कॉमा से सेपरेट करना चाहिए था, तभी तो मेथड्स यहाँ पे इस्तेमाल होगा। मैंने यूज़र आईडी 1 राइट किया, टाइटल डिफाइन कर देता हूँ डेमो, पोस्ट में कोई डमी डेटा राइट करता हूँ। इंस्पेक्ट कीजिए, कंसोल में जाइए, देखिए तीनों डेटा आपको अलग अलग मिल गया। अब आप पोस्ट रिक्वेस्ट करो अपने API से और ये तीनों इन्फॉर्मेशन को भेज दो। तो पोस्ट फंक्शन के अंदर से इस कंसोल को रिमूव कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक्सयूएस को ऐसे डिफाइन करता हूँ, इसके अंदर जेसन को राइट कर दीजिए, मेथड का वैल्यू सेट कर दीजिए पोस्ट, URL के वैल्यू में जेसन प्लेस होल्डर का URL देंगे। तो वेबसाइट पे आकर कॉपी कर लीजिएगा। अब डेटा को डिफाइन कीजिए, यूज़र आईडी भेजना है हमें, तो यूज़र आईडी का वैल्यू क्या देंगे, जो यूज़र आईडी है वो। तो इस यूज़र आईडी को यहाँ एक्सेस करना है हमें, इसलिए मैंने दिस की सहायता से एक्सेस किया। फिर टाइटल का वैल्यू क्या बनेगा, जो भी टाइटल में स्टोर हुआ है वो। फिर इसके बाद बॉडी का वैल्यू क्या बनेगा, जो भी बॉडी में स्टोर हुआ है वो। तो बॉडी को एक्सेस करेंगे दिस डॉट बॉडी से और इसमें डिफाइन कर देंगे। तो ऐसा करने से इस API के पास ये तीनों डेटा चला जाएगा। थोड़ी देर का वेट कीजिए, मैंने यहाँ पे अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल किया। कांस्टेंट प्रिपेयर कर लेंगे रेस्पॉन्स के नाम से। और देखिए एक्सयूएस के ठीक बाद यहाँ पे कंसोल का इस्तेमाल कीजिए और रेस्पॉन्स के अंदर से डेटा को ऐसे रीड कर लीजिए। टेस्टिंग करने से पहले एक्सयूएस को कमेंट के अंदर से रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि अब तो हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। मैंने यूज़र आईडी राइट कर दिया 60, टाइटल राइट करता हूँ डेमो और यहाँ पोस्ट के अंदर डिफाइन कर देता हूँ वेब इंस्टीट्यूट। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट में जाइए, कंसोल पे क्लिक कीजिए। देखिए पोस्ट क्रिएट हो गया। अब जो भी पोस्ट क्रिएट हुआ उसे हमें यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक एरे को क्रिएट करेंगे डेटा के अंदर। तो डेटा के अंदर रेस्पॉन्स के नाम से एक एरे बनाइए जिसमें एम्प्टी एरे होगा। अब जो भी रेस्पॉन्स आ रहा है आपका, इसको आप एरे के अंदर रखो।
तो रेस्पॉन्स वाले एरे को एक्सेस करेंगे यानी कि इसे, और पुश फंक्शन कॉल करेंगे। पुश फंक्शन कॉल करने का मतलब कि पहली बार जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो पहला डेटा इसके 0 इंडेक्स पे जाएगा, फिर अगली बार इस रेस्पॉन्स के दूसरे इंडेक्स पे जाएगा। पुश फंक्शन कॉल करने का मतलब है कि पिछला डेटा रिमूव नहीं होगा, इसका जो डेटा इसमें एक बार चला गया वो वैसे ही रह जाएगा, अगला डेटा उसके बगल में अपेंड हो जाएगा, इसलिए मैंने पुश फंक्शन कॉल किया। अब इसी रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग लूप चलाएंगे और प्रेजेंट कर देंगे। जैसे ये रहा colMD9, इसी के अंदर प्रेजेंट करना है हमें। थोड़ा सा पैडिंग पास कर दीजिए, मैंने राइट कर दिया P4। डेवलपमेंट को शुरू करके बंद कीजिए, क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिए कार्ड, फिर इसके बाद डिफाइन कर दीजिए shadow-sm। लूप चलाना होगा हमें, V4 का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे राइट करेंगे डेटा कॉमा इंडेक्स इन, किसके लिए लूप चलाना है, हमारा एरे कौन है, रेस्पॉन्स, तो इसी रेस्पॉन्स के लिए लूप चलेगा। मतलब इसमें जितना डेटा होगा उतना टाइम ये डिव क्रिएट होगा, और सभी डिव एलिमेंट में की का वैल्यू यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने की एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। यहाँ कॉलन का सिंबल इसलिए देंगे क्योंकि इसमें डायनेमिक डेटा हमें सेट करना है। जैसे ये जो इंडेक्स है इसमें आएगा 0 1 2 3 4, तो उसी को मुझे की का वैल्यू बनाना है, तो ये तो वेरिएबल माना जाएगा। तो वेरिएबल कभी भी एट्रीब्यूट में आप तब पास कर सकते हो जब एट्रीब्यूट के पहले आपने कॉलन का सिंबल दिया होगा। तो ऐसा करने से सारा डेवलपमेंट यूनिक क्रिएट होगा। पहले डेवलपमेंट में की का वैल्यू होगा 0, अगले में होगा 1, अगले में होगा 2, तो लूप चल जाएगा। ऐसा करने से इसके अंदर डेवलपमेंट को क्रिएट कीजिए, क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा card-body, इसमें बॉडी को प्रेजेंट करना है। आप प्लेस होल्डर का इस्तेमाल कीजिए और डेटा के अंदर से बॉडी एक्सेस कर लीजिए, मतलब इस डेटा के अंदर से बॉडी एक्सेस करेंगे। हमें टाइटल चाहिए, तो इसी के ठीक ऊपर, मतलब बॉडी के ठीक ऊपर मैंने कार्ड टाइटल के नाम से एलिमेंट बनाया। इसमें टाइटल चाहिए तो आप टाइटल को रीड कर लो, राइट करेंगे data.title और रन कीजिए। पहले से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अब तक हमने कोई पोस्ट नहीं किया। अभी मैं पोस्ट करता हूँ, मैंने टाइटल राइट कर दिया डेमो, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ वेब इंस्टीट्यूट। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, देखिए आ गया। जो टाइटल है इसका डिज़ाइन ख़राब हो गया, इसे सही कीजिए। तो यहाँ पे कार्ड टाइटल क्लास वैल्यू नहीं दीजिएगा, कार्ड-हेडर क्लास वैल्यू देंगे तो डेकोरेट होकर वो आएगा। देखिए अभी मैंने टाइटल राइट किया, पोस्ट वाला इन्फॉर्मेशन इनपुट करके मैं क्रिएट करता हूँ, आ गया। अगला इन्फॉर्मेशन इनपुट कीजिए, आ जाएगा। देख रहे हैं सभी इन्फॉर्मेशन के बीच में नीचे में गैप चाहिए होगा हमें, तो जिसमें shadow-sm आपने पास किया उसी में MB4 दे दीजिए। तो सभी कार्ड के बीच में ऐसा करने से गैप आपको दिख जाएगा। मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, ये देखिए आया गैप। जितना बार पोस्ट क्रिएट होगा उतना बार आपको यहाँ पे क्रिएटेड डॉक्यूमेंट दिख जाएगा। जब भी मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो थोड़ी देर वेट करने के बाद पोस्ट आ रहा है। आने से पहले अगर आपको लोडर प्रेजेंट करना है तो आप कैसे करोगे, थोड़ा वो समझ लीजिए। उसके लिए फ़ॉन्ट एवसम को इंस्टॉल करना होगा, यानी कि आइकन का लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना होगा। ऐसे राइट कर दीजिए npm install -font-एवसम। इसकी सहायता से आप आइकन्स वगैरह को इंसर्ट कर पाओगे। वापस कंपाइल कीजिए npm run सर्व राइट करके। हमें फ़ॉन्ट एवसम को इंपोर्ट करना होगा बूट स्टेप के ठीक बाद। ऐसे राइट कीजिएगा इंपोर्ट फ़ॉन्ट एवसम। यहाँ देख लीजिएगा नोड मॉड्यूल के अंदर, ये देखिए फ़ॉन्ट एवसम के अंदर CSS फोल्डर है और CSS फोल्डर के अंदर है font-evsum.main.css। तो इसे इंपोर्ट करने के बाद ही आप आइकन का इस्तेमाल कर पाओगे। जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमें आइकन यहाँ चाहिए कार्ड के ठीक नीचे, तो जिसमें shadow-sm होगा उसी के ठीक नीचे आई टैग को शुरू करके आप बंद करोगे। आई टैग में क्लास का वैल्यू सेट कर दीजिएगा fa-spinner। इसके बाद राइट कर दीजिएगा fa-spin। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाइए इसका, मैंने राइट कर दिया 40 पिक्सल। ऐसा दिखा रन करने पे, ये पहले से हिडन होना चाहिए। तो देखिए डेटा के अंदर लोडर के नाम से एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, इसका वैल्यू सेट कर दीजिए फॉल्स। अब इसी लोडर का इस्तेमाल आप इसमें कर लो, v-if का इस्तेमाल कीजिए, राइट कर दीजिए लोडर। अगर लोडर में ट्रू होगा तभी ये दिखेगा, अभी अगर आप रन करोगे तो ये नहीं दिखेगा। जैसे ही हम HTTP रिक्वेस्ट करना शुरू करेंगे हम लोडर में ट्रू पास कर देंगे ताकि ये दिखना शुरू हो जाए।
तो ये देखिए जब आप फॉर्म सबमिट करते हो तो ये पोस्ट फंक्शन कॉल होता है। जैसे ही ये पोस्ट फंक्शन कॉल होगा इसके प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के ठीक बाद लोडर का वैल्यू हम सेट कर देंगे ट्रू। तो ऐसा करने से क्या होगा, फॉर्म सबमिट करते ही लोडर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए मैंने यूज़र आईडी राइट किया, टाइटल और पोस्ट, देखिए ये लोडर दिखा। अब डिफ़ाइन करना है कि जब ये डेटा आ जाए तो लोडर ऑटोमेटिक हाइड हो जाए। तो डेटा आपका कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये देख रहे हैं, यहीं पे आप वेट कर रहे हो। इस लाइन के बाद का कोड तब एग्जीक्यूट करेगा जब आपका डेटा सक्सेसफुली इसमें आ जाएगा। तो डेटा आ जाने के बाद लोडर में वापस आप फॉल्स अपडेट कर दो तो लोडर आपका हाइड हो जाएगा। अब देखिए मैं इंफॉर्मेशन इनपुट करता हूँ, आया लोडर, लेकिन कार्ड आते ही वो चला जाएगा। फिर लोडर आया, कार्ड आते ही चला जाएगा, आया, कार्ड आएगा, वो चला जाएगा। परफेक्ट। एनिमेशन आप कैसे ऐड करोगे सभी कार्ड्स में, थोड़ा ये समझिए। आप ऐसे गूगल पे सर्च करना animate.css, फर्स्ट लिंक पे आइएगा। ये देखिए इसकी सहायता से आप कई तरह का एनिमेशन दे सकते हो। आप क्लिक करते जाना, आपको डिज़ाइन दिखता जाएगा। अब इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। ये रहा इसका npm कमांड। आप आज ये कमांड के अंदर पहले स्टॉप कर लीजिएगा कंपाइलेशन को, इसे पेस्ट करेंगे राइट क्लिक करके। देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद कंपाइल कर दीजिए वापस npm रन सर्व राइट करके। जब कंपाइल हो जाएगा तो इंपोर्ट कीजिए। ऐसे राइट करना है आपको इंपोर्ट animate.css, बस इतना करने से इंपोर्ट हो जाएगा। अब एनिमेशन का इस्तेमाल करने के लिए जिसमें भी इस्तेमाल करना है आपको, जैसे ये देखिए ये है कार्ड, इसी में इस्तेमाल करना है हमें। तो इसमें एनिमेट _animated, पहले ये क्लास वैल्यू ऐड करेंगे, फिर इसके बाद एनिमेट _, ये देने के बाद वेबसाइट पे आइएगा। जो भी आपको पसंद हो, फ्लैश, बाउंस, पल्स, रबर बैंड, शेक, तो शेक का स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिएगा शेक एक्स, मतलब जैसे वहाँ राइट होगा वैसे यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। एनिमेशन फास्ट आपको चाहिए तो इस तरह से। इसके बाद अगला क्लास वैल्यू ऐड कर दीजिएगा एनिमेट _, फास्टर। रन कीजिए, मैंने इन्फॉर्मेशन इनपुट कर दिया, ऐसे क्लिक कीजिए। देखिए एनिमेट करता हुआ आया, फिर क्लिक कीजिए, आया एनिमेट करता हुआ। मैं कोई दूसरा सेट करता हूँ, मैं यहाँ से पल्स का स्पेलिंग देखकर बस यहाँ पे ऐसे राइट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, अब जो एनिमेशन आएगा वो पल्स के डिज़ाइन में, ये देखिए आया, लेकिन ये कंटेनर से बाहर निकल जा रहा है। हमें डिफ़ाइन करना होगा कि ये कंटेनर से बाहर ना निकले। तो ये कार्ड किसके अंदर बंद है, colmd9 के अंदर। आप इसमें ओवरफ्लो का वैल्यू हिडन पास कर दो तो एनिमेशन होते वक्त ये इस डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा। एरर कैसे हैंडल करेंगे थोड़ा वो समझिए। सिंपल है एरर हैंडल करना। ये जो अवेट के बाद का कोडिंग है, अवेट से लेकर वो सब कुछ आप ट्राई के अंदर रखोगे। मतलब ट्राई को शुरू कीजिए ऐसे, ये रहा अवेट का कोड और इसके नीचे का सारा लाइन कट कर लीजिएगा, इसके अंदर डाल दीजिए। अब आप कैच का इस्तेमाल करो, यहाँ पे डिफ़ाइन कर दीजिए एरर। तो अब कुछ गलत होगा तो यहाँ से आप मैसेज प्रोड्यूस कर पाओगे। मैं इसके अंदर अलर्ट का इस्तेमाल करता हूँ और ऐसे मैसेज दे देता हूँ समथिंग इज़ नॉट राइट। तो कुछ एरर होगा तभी वो आपको मैसेज देगा। अभी तो ये कार्ड क्रिएट हो जा रहा है। एरर की टेस्टिंग करने के लिए आप पोस्ट का स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दो। तो अब देखिए, अब मैं यूज़र आईडी टाइप करता हूँ, टाइटल और पोस्ट। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे ये अलर्ट आएगा। ये अलर्ट आने के बाद ये लोडर चला जाना चाहिए। तो उसके लिए इस कैच के अंदर भी लोडर का वैल्यू आप फॉल्स कर दो। तो एरर के केस में क्या होगा, अभी लोडर आएगा, लेकिन जब ये अलर्ट चला जाएगा यहाँ से तो लोडर भी चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप पोस्ट के केस में एरर को हैंडल करोगे। अभी मैं पोस्ट का स्पेलिंग सही कर देता हूँ। वैसे इस वीडियो का सोर्स कोड आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते हो कमेंट कीजिए। एक बार वैप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर विजिट कीजिए ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी हो सके। वैप इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।